हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। हमारी क्लासेस कुछ कंटिन्यू करनी थी हमें अभी, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस का मैंने कहा था आपको, और कुछ चैप्टर्स जो बचे हुए हैं जो हम कोशिश करेंगे कि इन 7-8-10 दिन के अंदर काफ़ी पोर्शन इसका ख़त्म कर दें। जो चैप्टर हम अभी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं तो वो सिक्योरिटी वाला चैप्टर था, और हमने इस चैप्टर की जो फॉर्मेट पूरा का पूरा था वो हमने बना लिया था कि इसमें है क्या क्या। वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, बता दी थी कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। चैप्टर सिक्योरिटी पे है, और सिक्योरिटी का मेरा मतलब है कि यहाँ किस टाइप की हम सिक्योरिटी को पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं और फिर आते हैं कि आखिर सिक्योरिटी से मेरा मतलब क्या है और यहाँ कौन सी सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी, क्योंकि जो सेकंड पूरी की पूरी बुक है वो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, समझते हैं कि सिक्योरिटी है क्या, और सिक्योरिटी के अंदर जो जो चीज़ें समझने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, हम समझेंगे सिक्योरिटी क्या है एक चीज़, फिर दूसरा हम देखेंगे सिक्योरिटी के दो नोशंस है, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है सिक्योरिटी का और एक नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उनके अपने अपने कंपोनेंट्स, और साथ साथ में कि इंटरनल सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वो भी देख लेंगे हम। और फिर बाद में हम नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी भी देख लेंगे, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें, ग्लोबल टेररिज्म आ जाएगा, ह्यूमन सिक्योरिटी आ जाएगी, इसके अलावा हेल्थ एपिडेमिक्स वगैरह की बातें आ जाएंगी। तो उसको समझना है बड़े स्तर पे, ये समझना है कि आज का जो वर्ल्ड है, जो आज की दुनिया बनी हुई है, देखिए ग्लोबलाइजेशन से पूरी की पूरी इम्पेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये हमारी इंटरकनेक्टेडनेस कह दो, हमारी आपके कनेक्टिविटी कह दो एक दूसरे से, इंटीग्रेशन कह दो, ट्रेड टू ट्रेड का इंटीग्रेशन, चाहे पीपल टू पीपल इंटीग्रेशन, किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन का हो, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, या कोई ऐसा देश है ही नहीं जो एक दूसरे से या एक दूसरे की चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के टाइम पे उठ के आता है वो सिक्योरिटी का इशू है। तो यहाँ हम सिक्योरिटी की बात करेंगे कि आखिर किस टाइप की सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत है, हमारे समाज को ज़रूरत है, और साथ साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश है उनको भी ज़रूरत है। हम यहाँ पे एक ग्लोबल पीस की भी बात करेंगे इसके साथ साथ में, और किस तरीके के थ्रेट्स ऑर्डिनरी इंसान को देखने को मिलते हैं, एक देश को देखने को मिलते हैं, तो उन थ्रेट्स के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सिक्योरिटी के साथ में, पहले कि इस वर्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। देखिए, वैसे तो कंसेप्शंस बहुत वेराई करते हैं, अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से भी बताऊं या आप अपने पर्सपेक्टिव से भी बताओगे तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन हमें कुछ कोर वैल्यूज के ऊपर ध्यान देके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटी किस तरीके से वेराई करती है और उसका कंटेक्स्ट क्या है, ज़्यादातर उसी को लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर इसी के हिसाब से हम हमारी फॉरेन पॉलिसीज भी बनाएंगे, इसी के हिसाब से हम सारे ट्रेड के रिलेशंस भी रखेंगे दूसरे देशों के साथ में। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कितनी मजबूत है वो भी हम, हमारी जो आगे आने वाली हमारी छवि है, हमारी इमेज है, उन सबको वो भी डिस्क्राइब करेगी कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम सिक्योरिटी में समझने वाले हैं। जहाँ तक पहले मैं शुरुआत करता हूँ, पहले हम यही पढ़ते हैं कि व्हाट इज सिक्योरिटी, फिर हम देखेंगे कि आखिर ट्रेडिशनल कंसेप्शंस क्या है सिक्योरिटी के, कौन से थ्रेट्स है जो हमें देखने को मिलते हैं सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। तो मैं एक इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं कि सिक्योरिटी है क्या, तो पहला पॉइंट हमारा यही आ जाता है, व्हाट इज सिक्योरिटी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, तो व्हाट इज सिक्योरिटी। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं सुरक्षा के एक मुद्दे को आज के समय में, क्योंकि देखिए जैसे ह्यूमन सोसाइटी का एवोल्यूशन हो रहा है, हम ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करना ज़रूर सही समझते हैं जहाँ पे सुरक्षा के मुद्दों की बात की जाए। तो सुरक्षा हर चीज़ में आज के समय में चाहिए, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो तो उसमें हमें सुरक्षा चाहिए, चाहे एक देश से दूसरे देश की सुरक्षा की बात करें, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे सुरक्षा की बात करें, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ जाता है समझने में। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो उसमें तो हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, इतनी सारी चीज़ें बन रही है, तो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मायने रखती है। और इस सिक्योरिटी वाले पॉइंट को हर एक देश अपने फॉरेन पॉलिसीज के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करता है, इवन यूएन ने भी कर रखा है उस जगह पे। तो यहाँ मैं सिक्योरिटी की जब बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक कंसेप्ट की अगर सिक्योरिटी पे मैं आऊँ, तो देखिए मेरे हिसाब से, या एक पर्सपेक्टिव सारों की बात करें, तो सिक्योरिटी का बेसिक मतलब ये फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अब ये फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स है क्या? देखिए, किसी भी टाइप का अगर थ्रेट है आपको और उससे आपको फ्रीडम मिली हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो। तो इसे एक हिसाब से बहुत ही बेसिक टर्म्स में मैं कहूँगा कि ये एक सिक्योरिटी का बेसिक मतलब होता है।
किसी भी टाइप का कोई थ्रेट है, आपको थ्रेट है, आपके देश को किसी भी टाइप का थ्रेट है, वर्ल्ड पूरे को किसी भी टाइप का कोई थ्रेट है, और उससे अगर आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम मिली हुई है, यानी आप आज़ाद हो उस थ्रेट से, आप डर नहीं रहे हो उस थ्रेट से, यानी कोई ना कोई चीज़ आपको सिक्योर करके बैठी, आप सिक्योरिटी के मोड में हो। तो सिक्योरिटी का एक बेसिक मतलब ये होता है कि फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स। अब इसको मैं अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए ऐसा है कि घर से जैसे ही कदम बाहर निकालता है कोई भी इंसान, तो बाहर निकलते हैं या घर के अंदर भी, मैं घर के बाहर भी नहीं कह रहा हूँ, अंदर भी अगर हम देखेंगे तो आसपास की सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें थ्रेट्स मिलते ही मिलते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे रोड पे चलते हो गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो थ्रेट्स मिल ही जाएंगे आपको। तो बहुत सारे थ्रेट्स मिलते हैं, उन सबसे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लेकिन अगर इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे तो बहुत ब्रॉड व्यू हो जाएगा। इतना व्यू हमें चाहिए नहीं फिलहाल हमें उस फिलॉसफी के अंदर नहीं घुसना है। हमें ये समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सिक्योरिटी को किस महत्व से देख रहे हैं। तो देखिए अगर ऐसा व्यू मैं देखता हूँ, जैसे कि हर पर्सन की बात करें, तो फिर वो बहुत ब्रॉड व्यू होता है। हमें ब्रॉड व्यू नहीं देखना है इस तरीके से, हमें कुछ नॉर्मल व्यूज देखने हैं। या सिक्योरिटी का मेरा मतलब है कि अगर कोई ऐसी थ्रेट है जो आपकी कोर वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करती हो, ये कोर वैल्यूज क्या होती है उसको भी समझते हैं। ऐसा कोई थ्रेट जो आपकी कोर वैल्यूज को, या हो सकता है किसी इंडिविजुअल की कोर वैल्यूज हो, किसी इंसान की कोर वैल्यूज हो सकता है कि वो कोर वैल्यूज किसी गवर्नमेंट की कोर वैल्यूज हो, कोई सरकार की कोर वैल्यूज हो, सरकार की नहीं हो सकता है किसी नेशन की कोर वैल्यूज हो। क्या कोर वैल्यूज हो सकती है? जैसे इंडिया की बात करें तो हमारी कोर वैल्यूज है सोवरेनिटी, जिसका मतलब है कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं, किसी से भी बाउंडेड नहीं है। हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमारी कोर वैल्यू है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। हमारी इंटीग्रिटी जो है वो हमारी कोर वैल्यू है, हमारी इंडिपेंडेंस जो है हमारी कोर वैल्यू, फ्रीडम जो है हमारी कोर वैल्यू। अगर कोई भी चीज़ इसे थ्रेट पहुंचाती है किसी भी टाइप से, तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि हाँ, हमें एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव के एंगल से देखना चाहिए, देश को सिक्योर बनाने की ओर बढ़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक तो बात आ जाती है कि सिक्योरिटी का मतलब तो हो गया फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स, ठीक है, लेकिन थ्रेट्स किन चीज़ों को? क्या सारी चीज़ों को थ्रेट्स? तो नहीं, एक ब्रॉड व्यू नहीं चाहिए हमें ये चाहिए कि अगर हमारी कोर वैल्यूज़ को कोई भी चीज़ अगर थ्रेटन करती है, कोर वैल्यूज़ नेशन, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, किसी की भी हो सकती है, कोई समाज की भी कोर वैल्यूज़ हो सकती है, किसी कम्युनिटी की भी कोर वैल्यूज़ हो सकती है। अगर उन कोर वैल्यूज़ को कोई भी चीज़ थ्रेटन कर रही है, चाहे वो इंटरनली है चाहे वो एक्सटर्नली है, तो हम ये मानेंगे कि इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है या फिर वो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर जो देखने लायक है कोर वैल्यूज़ के साथ साथ में, वो ये है कि अगर वो थ्रेट कर रही है आपके कोर वैल्यूज को, तो कितनी इंटेंस वो थ्रेट है। याद रखना 2 पॉइंट है। सिक्योरिटी मींस द फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स, द फ्रीडम टू द कोर वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ द गवर्नमेंट और एनी नेशन, बट हाउ इंटेंस इज दिस थ्रेट, इसको भी देखना जरूरी है। लेकिन इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर हम उसको एज अ थ्रेट नहीं मानेंगे और जनरली कंसिडर नहीं करेंगे कि इसको सिक्योरिटी की कोई नीड है। इंटेंसिटी से मेरा मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है और आप यूं ही बना के बैठे हो उसको थ्रेट, तो बहुत स्मॉल इंटेंसिटी हो जाती है, इतनी उसको जनरली हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े थ्रेट की ओर इशारा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, कोई बिग थ्रेट है, जैसे कि मान लो किसी देश के साथ में आपकी कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी मिलिट्री की आपको थ्रेट है कि कोई भी आपको एक्सटर्नली वार कर सकता है, तो वो एक वाकई में एक बड़ा थ्रेट हो जाता है। तो एक ये बिग थ्रेट हो सकता है, किसी नेबर से हो सकता है, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है वो आपके देश की इंटीग्रिटी को तोड़ने की बात करे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को अगर आपके देश के अंदर सपोर्ट करने की बात करें, तो मैं कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी बड़ी ज़्यादा है और हमारी कोर वैल्यूज़ को हिट कर रही है, देन वी नीड द सिक्योरिटी। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कभी कभार स्मॉल इंटेंसिटी की भी बात हो। देखिए स्मॉल इंटेंसिटी के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है। देखिए स्मॉल कहने का मतलब है, अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो अगर मान लो कोई रॉबरी हो मेरे साथ में, या फिर किसी तरीके से कोई मुझे मारने का प्रयास करे, ऐसी चीज़ करे, तो ये हो सकता है एक नेशन के एंगल से बहुत छोटी पर्सपेक्टिव हो, बट मेरे एंगल से तो ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। बट एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस की हम जब बात करें तो ये थोड़े से छोटे थ्रेट्स हो जाते हैं, क्योंकि इससे पूरे के पूरे देश को कोई खतरा नहीं है। लेकिन है, क्राइम्स है, ये सारी चीज़ें हैं, बट एक स्मॉल टाइप की इंटेंसिटी में आ जाते हैं। तो किसी इंडिविजुअल को अगर कोई खतरा है छोटा मोटा इस टाइप से, क्राइम्स अगर सोसाइटी के अंदर बढ़ रहे हैं, तो हाँ मुद्दा तो है सिक्योरिटी का, लेकिन ये एक ब्रॉडन पर्सपेक्टिव में नहीं आएगा। तो बात है कि कोर वैल्यूज हमारी थ्रेटन हो और साथ साथ में इंटेंसिटी अगर उसकी बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीमली डेंजरस हो, तब हम कहेंगे कि आपके हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वी नीड द सिक्योरिटी। तो अगर मैं एक पूरी डेफिनेशन के तौर पर अगर सिक्योरिटी को बताने की कोशिश करूं, तो देखिए यहाँ सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब इस तरीके से उभर के सामने आता है कि सिक्योरिटी से मेरा मतलब ये है कि फ्रीडम फ्रॉम
थ्रेड्स, क्या मुझे थ्रेड से फ्रीडम हो। थ्रेड्स भी किस टाइप की आपको हो, तो देखिए एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेड्स, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेड्स, बहुत ही ज्यादा डेंजरस अगर थ्रेड्स है आपके, तो उससे मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मतलब फ्रीडम मुझे चाहिए उस थ्रेड से। अगर ऐसे एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेड से मुझे फ्रीडम है तो मैं उसको सिक्योरिटी कहूंगा। ये एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेड्स क्या हो सकती है, तो जो हमारी कोर वैल्यूज को डैमेज कर सके, और इस हद तक हमारी कोर वैल्यूज को डैमेज कर सके, इंडिविजुअल की कोर वैल्यूज हो, एक नेशन की कोर वैल्यूज हो, उसको उस हद तक डैमेज कर सके कि वापस रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के वॉर को ले लो, अगर आप देखोगे तो यूक्रेन की हालत भी खराब है, रशिया की भी इकोनॉमिकली हालत खराब है, लेकिन अगर यूक्रेन की प्रॉपर्टीज को देखें तो रशिया ने इस कदर उसको डैमेज कर दिया आज के टाइम पे, यूक्रेन का उठ पाना नामुमकिन जैसा हो गया। मतलब अगर वॉर आज खत्म हो भी जाता है ना, तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो यूक्रेन को वापस ग्रो करने में अगले को 30 से 40 साल लग जाएंगे, जिस कंडीशन में वो वॉर से पहले था उसमें आने में। बाकी देखिए देश पे डिपेंड करता है आगे किस तरीके से वो काम करते हैं सारी चीजें, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम उनको अगले 20-25 साल लग जाएंगे एक नॉर्मल स्तर के ऊपर आने के लिए। उनकी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अंदर के सारे सिस्टम पूरे बंद हो चुके हैं, इकोनॉमिकली बड़ी बुरी तरीके से वो लोग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इस तरीके से उनकी नेशन की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए इस वॉर के कारण। तो इनकी पूरी कोर वैल्यूज भयंकर रूप से थ्रेटन हुई है। ये एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन है। अगर ऐसे डेंजरस सिचुएशन, ऐसी थ्रेट से हमें फ्रीडम मिलती है तो मैं उसको कहूंगा कि ये हमें सिक्योरिटी मिली है। तो ये सिक्योरिटी का मतलब होता है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर 3 टाइप की थ्योरीज बहुत ज़्यादा चलती है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट आए, चाहे फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट आए, चाहे सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट आए, किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट आए, तो उसमें 3 थ्योरीज बड़ी चलती है। इसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच चलती है सिक्योरिटी में। रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि सीधा मिलिट्री का कन्फ्रंटेशन और मिलिट्री वाली सिस्टम को यूज करो अपने खुद को डिफेंड करने के लिए या खुद की पावर को बढ़ाने के लिए। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि ये वास्तविक बात है कि अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है तो फिर आपका देश सिक्योर है, आपके सिटीजन सिक्योर है, इकोनॉमिकली भी आप काफी सिक्योर रहोगे। अगर मिलिट्री आपकी स्ट्रांग है तो कोई देश आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कम से कम करेगा। दूसरा अप्रोच जो आती है वो एक लिबरल अप्रोच आती है। लिबरल में नॉन मिलिट्री चीजें आती है, उसमें फिर पॉलिटिकल अप्रोचेस आते हैं, उसके अंदर फिर इकोनॉमिक बातें हो जाती है, सोसाइटी की बातें हो जाती है। ये एक लिबरल टाइप की अप्रोच है। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है, एक लिबरल अप्रोच होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और एक रियलिस्टिक और लिबरल के साथ साथ में तीसरी जो चलती है उसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब हो गया कि जैसे कल्चर हो गया, बिलीफ सिस्टम्स हो गए, आइडियाज हो गए, अगर इनको किसी टाइप से कोई थ्रेट है, मतलब ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव तरीके की थ्रेट होती है। यानी कि अगर आपके देश के अंदर लोग जो यूथ है उसका बेसिकली माइंड ही चेंज कर दिया जाएगा किसी भी पर्सपेक्टिव को लेके, अपनी सरकार को लेके या किसी भी हालात को लेके, तो अगर उनके माइंड को, माइंडसेट्स को ही चेंज कर दिया जाए तो वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो जाती है सिक्योरिटी के साथ डील करने की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो देखिए सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि अभी चाइना में टिकटॉक वगैरह यहाँ पे जो चल रहा था उसको बैन किया गया, तो उस टिकटॉक में अगर आप देखोगे तो एक इस तरीके की लाइफस्टाइल बताई जाती है टिकटॉक के अंदर या इंस्टाग्राम वगैरह इन सब के अंदर, एक ऐसी लाइफस्टाइल बताई जाती है जो वाकई में कई लोगों के लिए बड़ी इमेजिनरी टाइप सिचुएशन हो जाती है। वो उस टाइप की चीज जी नहीं पाते हो, तो यूथ का पूरा ध्यान उसी के अंदर डाइवर्ट हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव तरीके से किसी देश के यूथ को या किसी देश की पूरी पॉपुलेशन को तोड़ने जैसी बात हो जाती है। ये भी एक सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, ये भी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है लोगों की सिक्योरिटी को तोड़ने की। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से उस यूथ का माइंड को मस्टर्ड किया जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट्स पहुंचे। तो ये अप्रोच भी होती है। तो रियलिस्टिक अप्रोच होती है, लिबरल अप्रोच होती है, फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। तो ये बहुत सारी अप्रोचेस हैं, बट अपने ये सब किताब के अंदर है नहीं, तो ये अपन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि जो अपने किताब के अंदर है उससे रेलिवेंट कुछ चीजें हैं तो मैं बता जरूर दूंगा आपको। तो यहाँ हमने समझा कि सिक्योरिटी क्या है, तो फ्रीडम ऑफ द फ्रॉम द थ्रेट्स। विच टाइप ऑफ थ्रेट? द थ्रेट विच आर एक्सट्रीमली डेंजरस टू आवर कोर वैल्यूज। तो हमारी कोर वैल्यूज को अगर एक्सट्रीमली डेंजरस है वो थ्रेट्स, तो फिर हम उस थ्रेट से अगर फ्रीडम मिल जाती तो हम कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी मिल गई और सिक्योरिटी वाला मामला हो गया। अब ये थ्रेट्स मिलिट्री के थ्रेट्स हो सकती है, किसी देश की टेररिज्म के थ्रेट्स हो सकते हैं, नक्सलाइट्स के थ्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े वेराई करते हैं। हर देश के लिए उनके सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव थोड़े अलग होते हैं। किसी देश को एक्सटर्नल सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं बात करूं इजराइल है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा इजराइल में देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करो तो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने तो पूरा आयरन डोम बना रखा है अपने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। तो हर देश का मामला वेराई करता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जितना हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया, इंटरनल का मामला थोड़ा सा कम है। फिलहाल जो वर्ल्ड में सिचुएशन बनी हुई है वो इंटरनल सिक्योरिटी की थोड़ी ज़्यादा है।
तो ये बात तो हमने सिक्योरिटी को समझ लिया कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज सिक्योरिटी? फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स, कोर वैल्यूज को जो थ्रेट है इनसे अगर आपको फ्रीडम मिल जाती है तो हम कहेंगे हमें सिक्योरिटी मिल गई। अब इन सब के बाद में एक कंक्लूजन पे आते हैं, पर्सपेक्टिव पे, कि सिक्योरिटी को दो नोशंस में बांटा जाता है। सारे देशों की अलग अलग है लेकिन दो बातों पे सारे एग्री होते हैं। देखिए, डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग टू द सिक्योरिटी, बट द थिंग इज दैट देयर आर टू notions or the two conceptions of security. We can divide the concept of security in two notions. दो notions कौन से हैं? तो देखिए, एक notion तो clear कट है, ट्रेडिशनल notion. ट्रेडिशनल का मतलब है कि जो सामान्य रूप से चला आ रहा है, जो हमें लग रहा है कि हाँ ये ट्रेडिशनली ये सारी चीजें चलती है, तो ट्रेडिशनल notions को पढ़ेंगे एक तो अपन। ट्रेडिशनल notions के अंदर जैसे किस तरीके की चीजें आ जाती है, तो मिलिट्री थ्रेट्स हो गया, एक्सटर्नल थ्रेट। ट्रेडिशनल में दो टाइप के हैं, एक्सटर्नल थ्रेट भी है, इंटरनल थ्रेट भी है। ये मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा था। एक एक्सटर्नल थ्रेट्स भी होते हैं ट्रेडिशनली और इंटरनल थ्रेट्स भी होते हैं ट्रेडिशनली। बट ट्रेडिशनली हम लोगों ने एक्सटर्नल थ्रेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। वो क्यों दी है उसको भी समझेंगे अपन। और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ये अभी देखिए टाइम के साथ में ग्रो हो रहा है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, देखिए नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स वाला मामला जो है ये अभी जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी आपस में बढ़ रही है, उस तरीके से कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों के अंदर है, जिन्हें शायद अब एक उन मुद्दों को देखने की बड़ी ज़रूरत है। जैसे हेल्थ एपिडेमिक्स आया, पेंडेमिक था जो कोरोना, तो ये एक हिसाब से एक थ्रेट ही तो है पूरे वर्ल्ड को। तो लेकिन अब ये नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। ट्रेडिशनली तो हमने कभी ऐसी बीमारी के बारे में इतना सोचा भी नहीं, लेकिन अब आई है तो हम उसको सोचेंगे, तो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर उसको घुसाएंगे हम। टेररिज्म एक इस टाइप का वर्ड है जो नॉन ट्रेडिशनल, पहले कभी कहीं नहीं देखने को मिला, लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ शुरू हुआ, तो अब वो भी एक थ्रेट लगता है पूरे वर्ल्ड को। तो ऐसे कई सारे नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट हैं, हेल्थ एपिडेमिक्स हो गए वगैरह हो गए, तो जिन्हें हमें देखने की जरूरत है अभी टाइम के साथ में। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो है ही, चल ही रहे हैं सिक्योरिटी के सारे, लेकिन कुछ नए नॉन ट्रेडिशनल आयाम भी साथ साथ में जोड़ेंगे। तो सरकारों को ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट देख के अपनी जनता और अपने सिटीजन्स को सिक्योर करने की ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। तो इसमें हम जो समझने वाले हैं, सिक्योरिटी हमने समझ लिया वर्ड का मतलब क्या है, और ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी को हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे एक्सटर्नल सिक्योरिटी से मेरा क्या मतलब है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या क्या होता है। ये ट्रेडिशनल चीजें हैं जो ट्रेडिशनल रूप से चली आ रही है बहुत लंबे टाइम से, और नॉन ट्रेडिशनल चीजें तो जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो उसमें नई चीजें और एड ऑन होती है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ नॉन कांस्टेंट तरीके से है। टाइम के साथ में चीज़ें बदलती रहती है, तो चीज़ें बदलती है तो कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े वेराई करते हैं हमारे। तो उन वेरिएबल कॉन्सेप्ट के साथ में हम नई चीज़ों को और ऐड ऑन करते हैं उसमें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी, और ट्रेडिशनल में भी हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल का मामला कहाँ से कहाँ तक जुड़ता है। तो देखिए, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मामला इस तरीके से है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या ट्रेडिशनल नोशन भी बोल सकते हैं, नोशन ऑफ कॉन्सेप्ट सेम बात है, ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी के अंदर अगर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएं इसमें बात करें तो दो टाइप की चीज़ें, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो जाती है एक देश की, और एक इंटरनल सिक्योरिटी हो जाती है एक देश की। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या पॉइंट है पहले उसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर क्या पॉइंट है। ट्रेडिशनली मतलब जो चला आ रहा है, जिस तरीके से हमने उसका ट्रेंड बना रखा है, ट्रेडिशन बना रखा है, वो वाली बात है जो सबको लगता है हाँ ये चीज़ तो है। जैसे हमें पाकिस्तान से हमें थ्रेट है तो ट्रेडिशनल है हमारा, तो ये तो हम सोच के बैठेंगे हाँ पाकिस्तान से हमारा थ्रेट है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि बाहर से कहीं से थ्रेट आ रहा है। समझते हैं कि ट्रेडिशनल कंसेप्शन में एक्सटर्नल वाला मामला क्या है। तो ट्रेडिशनल में भी बात करते हैं हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। अब देखिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी है क्या, इसको पहले समझते हैं। यहाँ एक्सटर्नल सिक्योरिटी से या एक्सटर्नल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिशनल के अंदर एक्सटर्नल वाला मामला है ना, इससे मेरा ये मतलब है सबसे पहली चीज कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला। एक्सटर्नल सिक्योरिटी से यहाँ मेरा मतलब ये है कि जब किसी भी देश को अपने बॉर्डर से बाहर की तरफ से कोई खतरा हो, अपने बॉर्डर से बाहर की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी नेबरिंग देश के साथ हो सकता है या किसी पूरे रीजन के साथ में हो सकता है, किसी ऐसी अलायंस बिल्डिंग वाली कोई अगर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी, उस ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। मतलब कुल मिला के खतरा जो है वो उस बॉर्डर से बाहर की तरफ से आ रहा है, तो उसे कहेंगे हम कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी एक्सटर्नल रूप से हमें सिक्योरिटी चाहिए, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हमें आ रहे हैं बाहर से, उससे हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। वैसे क्यों आता है ऐसा, वो भी समझते हैं साथ साथ में।
बात यह है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर जो ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं कि जब थ्रेट्स आपको आउटसाइड आपके बॉर्डर से बाहर की तरफ, जो बॉर्डर्स होती हैं आपके देश की, उन बॉर्डर से बाहर की तरफ से अगर आपको थ्रेट्स आ रहे हैं या आपके देश को कोई थ्रेट है, पास के नेबर देश से हो सकता है आपका थ्रेट और किसी और चीज़ से भी हो सकता है, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे लिए एक एक्सटर्नल थ्रेट है हमारे देश के लिए। ऐसा क्यों होता है कि बाहर से हमें इस तरीके के थ्रेट्स देखने को मिलते हैं? तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं है जो कि सेंट्रली पूरे दुनिया को गवर्न कर रही हो। मैं मानता हूँ यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट यूनाइटेड नेशंस इस हद तक इन्फ्रिंज नहीं कर सकती किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स को कि वो मतलब उसको रोक पाए। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हर देश अपनी सिक्योरिटी के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो बात यहाँ पे ये है कि देखिए, बाहर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, केंद्रीय कोई अथॉरिटी है नहीं। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी बाहर की तरफ नहीं है, भले यूएन है, बैठा भी है यूएन, लेकिन यूएन इतना इन्फ्रिंज नहीं कर सकता किसी के देश के अंदर कि तुम उस देश के ऊपर हमला मत करो। या यूएन कल को पाकिस्तान को ये नहीं बोल सकता कि कह सकते हैं फॉर्मली, बट पाकिस्तान उसकी बात माने नहीं माने वो डिपेंड करता है, क्योंकि यूएन भी उन सारे मेंबर्स से मिलकर बना हुआ है। तो मेंबर्स की बात जिस तरीके से चलती है लगभग कुछ उसी के आसपास वहाँ पे बात होती है। हालांकि एक टॉक शॉप है, टॉकिंग शॉप भी कहते हैं यूएन को, सारी चीज़ें हैं वो भी हमें पता है, बट फिर भी कि वहाँ पे इस तरीके से वो किसी देश को रोक नहीं सकते। तो सेंट्रल अथॉरिटी जब है नहीं, तो इसका मतलब सीधा सा हर देश अपनी सिक्योरिटी का वो खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो वो अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी के थ्रेट क्या हो सकते हैं? तो एक जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है वही देखेंगे अपन, वो मिलिट्री का थ्रेट है। किसी पड़ोसी देश की मिलिट्री से या किसी के पड़ोसी देश की आर्मी से जो आपको थ्रेट मिलेगा वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या, तो मैं बात करूं कि अगर थ्रेट्स की बात करें कि भाई थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं हमें किसी भी देश से, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के थ्रेट्स। तो देखिए, थ्रेट्स कुछ ऐसा है कि आपके पास की नेबरिंग कंट्री या कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री की मिलिट्री से, जो नेबर है आपका या जिसके साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर उससे आपको किसी टाइप का कोई थ्रेट है, यानी कि वो आपके नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर किसी टाइप से इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है, आपके नेशनल सिक्योरिटी, आपके नेशनल डिफेंस को कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की मिलिट्री, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया के ऊपर हमला करे तो हम ये कहेंगे हमारे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे नेशनल डिफेंस की का सवाल है, या हम ये कहेंगे कि भाई हमारे सिटीजन्स को सिक्योर करने का हमारे पास सवाल है, या इकोनॉमी के ऊपर हमारे उसको सिक्योर करने का हमारा सवाल है। तो सिटीजन्स को सिक्योर करना, इकोनॉमी को सिक्योर करना, साथ साथ में देश की हमारी जो सोवरेनिटी है उसको सिक्योर करना, सोवरेनिटी, इकोनॉमी, सिटीजन्स, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं। और कोई भी बाहर देश की मिलिट्री अगर इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की थ्रेट्स को कोशिश कर रही है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये थ्रेट एक्सटर्नल थ्रेट है, ये बाहर की तरफ से आ रहा है। अब इसके लिए, इसको टैकल करने के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और दूसरा देश इसके लिए जिम्मेदार नहीं, हम खुद इसी को टैकल करेंगे। किसी भी फॉर्म में कैसे भी जाके हम इसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन टैकल इसे हम ही करना है। ये हमारा एक ट्रेडिशनली थ्रेट है एक्सटर्नल बॉर्डर से। और दुनिया में लगभग ट्रेडिशनल वाला मामला बहुत ज़्यादा चलता है कि ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो होते हैं वो आपको बाहर से हमेशा आएंगे, और बाहर से मिलिट्री वाला थ्रेट एक हमेशा से रहता है, इसीलिए हम हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की बेहद कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल थ्रेट है जो हमें बाहर से आते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मान लो कि इस तरीके का थ्रेट अगर आपको मिलता है आपकी मिलिट्री की तरफ से दूसरे देश की, या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपके कोई हमला कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप किस तरीके से इससे डील करोगे? मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, या किसी भी देश का रिस्पॉन्स रहता क्या है अगर मान लो कि किसी देश ने उसके ऊपर हमला कर दिया, या उसके देश के जो अटैक हो गए उसके ऊपर, तो उसमें आप क्या चीज़ कर सकते हो? तो देखिए, ऐसा है, रिस्पॉन्स क्या रहता है आपका। तो मैं बात करूँ अगर हमारे रिस्पॉन्स की, तो कुछ रिस्पॉन्स वेराई करते हैं। एक गवर्नमेंट के पास में अपनी पॉलिसी के थ्रू भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पहले बचने की भी कोशिश कर सकते हैं वॉर से, और कई सारे इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है। मान लो कि किसी देश की मिलिट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया ने, वैसे इंडिया की पॉलिसी यही है कि हम किसी के ऊपर चला के अटैक नहीं करते, वो खुद करेगा तो वो सीन हो, अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो देखिए पाकिस्तान के सामने कुछ ही ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन तो ये रहता है कि सरेंडर कर दो, सीधा क्लियर कट है, सरेंडर पाकिस्तान ने किया भी था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे। करीब 90,000 के आसपास सोल्जर्स थे उनके, जिन्होंने सरेंडर किया था हमारे इंडियन आर्मी के सामने, हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था। एक ऑप्शन तो ये रहता है। दूसरा मामला ये रहता है कि वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है पहले से ही, लेकिन याद रखना कि सरेंडर वाला ऑप्शन कोई भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में नहीं रखेगा कभी भी। मतलब कोई भी देश इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को एडवाइस नहीं करेगा भाई हम पे हमला कर दो, हम तो सरेंडर कर देंगे पहले से। तो
तो उसको नहीं रखेंगे, अपनी पॉलिसी के अंदर कंपोनेंट रखेंगे, उसको भी हम देखेंगे। वो कोशिश कर सकता है इस वॉर को पहले ही प्रिवेंट कर दे, प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकता है, खुद को डिफेंड करने की भी कोशिश कर सकता है। वॉर छिड़ गया है तो डिफेंड भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि खुद को सरेंडर करेगा। ये तीन ही ऑप्शन बड़े स्तर पे रहता है कि वॉर होने ही वाला है और हम पहले उसको रोक ले तो प्रिवेंट हो गया, मान लो हो गया तो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे स्टार्ट में, और नहीं तो फिर क्या आपके सरेंडर कर देंगे। तो ये रिस्पॉन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हम सिक्योरिटी की पॉलिसी जब बनाते हैं तो चार बातें कौन सी बड़ी स्तर पे हम ध्यान रखते हैं, तो वो चार कंपोनेंट कौन से हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी है ना, याद रखना, मैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी आती कहाँ से, हमने ये भी देख लिया, थ्रेट्स क्या होते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के वो भी देख लिए, एक कंट्री किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर वो भी देख लिया। अब इस तरीके से रिस्पॉन्ड, सरेंडर का रिस्पॉन्ड ना करे, इसलिए चार कंपोनेंट हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाते जब है ना, जब भी कोई देश अपने बाहरी सुरक्षा की पॉलिसी बनाएगा तो चार कंपोनेंट उसके अंदर रखेगा। एक एक करके देखते हैं वो चार कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए चार कंसेप्ट, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं। देखिए 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमारी सिक्योरिटी के। क्या 4 कंपोनेंट्स हैं ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब अगर आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेवेंट कोई पॉलिसी बना रहे हो तो 4 कंपोनेंट पे आप काम कर सकते हो, 4 बातों पे आप काम कर सकते हो। वो 4 बातें कौन सी होगी। देखिए सरेंडर यहाँ कहीं पे भी नहीं है, इस बात को याद रखना। कोई भी देश सीधा सरेंडर को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर नहीं रखेगा, भाई हम सरेंडर कर देंगे, नहीं। देश ट्राई करेंगे। सबसे पहले देश क्या ट्राई करता है, सबसे पहली जो पॉलिसी है वो ट्राई करता है टू प्रिवेंट द वॉर, कि वॉर हो ही ना, कोशिश यही करें किसी भी फॉर्म में कि वॉर हो ही ना। चाहे सामने वाले देश को हम ये कह दे, जैसे पाकिस्तान कल को हमें कह दे कि भाई हम वॉर करने वाले हैं आपके, पाकिस्तान कह दे, चाइना कह दे हमें कि हम वॉर स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो इंडिया एक वार्निंग सिस्टम दे उसको पहले से कि देखिए वॉर तुम शुरू कर दो, भले हम भी तैयार है वॉर के लिए, लेकिन याद रखना जो वॉर का कॉस्ट होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट जो बियर करना पड़ेगा, वो उस लेवल पे ले जाएंगे कि तुम भी बच तो नहीं पाओगे, यानी लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बराबर कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो आपको पता है इंडिया और चाइना के पास में भी है, इंडिया के पास में भी है, तो भले आप में से कोई भी एक आधा पावरफुल हो तो उसका लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सेम रख सकते हैं हम, ये बात तो सही है। तो उसको पहले से बता दें कि वॉर की कॉस्टिंग बड़ी हाई होगी, तुम अच्छे से अच्छे भले कितने डेवलप्ड देश क्यों ना हो, अगर तुम सामने वाले से पंगा ले रहे हो और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियर वाले के मामले के अंदर, तो फिर देखिए वो सीधी सी बात है प्रिवेंट करने का, पहले ही वो कह देगा कि देश के नहीं करें तो बढ़िया है, इससे बढ़िया है हम लोग नेगोशिएशंस कर लें इससे पहले। तो देश कोशिश यही करता है पहला कंपोनेंट के अंदर कि वॉर को प्रिवेंट करने की। और वॉर को प्रिवेंट कैसे, मैंने कहा जैसे कॉस्ट जो है वॉर की उसको इतना इंक्रीज करके बताएं कि भाई इस तरीके से अगर वॉर हुआ तो देखिए हम जो इस कॉस्ट को है वॉर वाली को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके किसी लेवल पे ले जाएंगे जहाँ तक तुम भी इसको सही नहीं कर पाओगे, तो डिस्ट्रक्शन दोनों साइड होगा। तो नेगोशिएशंस के थ्रू कोशिश करें। इस प्रिवेंशन की पॉलिसी को एक और नाम दिया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जिसे बोलते हैं डेटरेंस। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डेटरेंस की पॉलिसी। हमने कोल्ड वॉर भी पढ़ा हुआ है, कोल्ड वॉर के टाइम पे 1950s 1960s 1970s इन टाइम पीरियड की तरफ अगर आप जाओगे ना तो डेटरेंस ये वर्ड कई बार आएगा। यानी कि कोशिश ये की जाती है डेटरेंस के अंदर कि जिस देश, जो भी देश है जहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स होने की संभावना है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने की संभावना है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाएं हैं, तो वो पहले से एक डेटरेंस की पॉलिसी फॉलो करें। यूएन ने भी कहा हुआ है, अपने उसमें लिखा हुआ है डेटरेंस की पॉलिसी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 में जाओगे तो आप डेटरेंस तो देखने को नहीं मिलेगा, बट वहाँ जरूर ये है ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं हम, तो वॉर को प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं हम हर जगह पे, तो उसे डेटरेंस की पॉलिसी कहते हैं कि देश कोई भी अग्रेशंस ना दिखाए, बल्कि इससे बढ़िया है कि आप डेटरेंस की पॉलिसी फॉलो करें और उस वॉर को प्रिवेंट करें। तो एक कंपोनेंट ये होता है हर किसी देश की एक सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, तो ये तो सही बात है कि प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, सेकेंड कंपोनेंट जो इसके अंदर आता है वो कुछ ऐसा है कि प्रिवेंट के साथ साथ में, तो सेकेंड पॉइंट मुझे भी इंपॉर्टेंट लगता है, टू डिफेंड, कि मान लो आपने प्रिवेंट करने की बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट सामने से अटैक हो गया है, दूसरे देश की जो मिलिट्री है, आपकी नेबर मिलिट्री हो सकती है या कोई और मिलिट्री हो सकती है, उसने आपके ऊपर अटैक कर ही दिया है आखिर, तो फिर आप क्या करोगे। तो देखिए इस केस में कोशिश ये की जाए ऑफेंसिव अटैक की बजाय डिफेंसिव अटैक को एक बार के लिए लॉन्च किया जाए, इन द सेंस कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया मान लो,
तो हम एकदम उसी टाइप से ऑफेंस होके और एग्रेशन में आके और पूरा फुल स्केल वॉर छेड़े। इससे थोड़ा सा बेहतर ये मामला है कि हम थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश करें बिना हमारे किसी सोल्जर को नुकसान पहुंचाए हुए। हम कोशिश ये करें कि आर्म्स या वेपन्स वगैरह से थोड़ा उसको डिफेंड करें ताकि उनको लगे कि मामला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वॉर शुरू हो चुका है बट वी ट्राई टू डिफेंड आवरसेल्व्स। क्यों? क्योंकि वॉर की स्केल को थोड़ा सा लिमिट कर दें और हो सकता है थोड़ी सी स्किर्मिशेस हो और वॉर एंड हो जाए। तो डिफेंसिव पॉलिसीज कई बार काम आ जाती है। जैसे कारगिल की कन्फ्रंटेशन अगर आप देख लोगे तो उसमें शुरू तो उन्होंने किया था, कुछ मिलिटेंसी के थे कारगिल के आसपास के जो एरियाज थे, तो वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं मिलिटेंट्स थे। कुछ बातें ये भी थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री का पूरा सपोर्ट था बिल्कुल। हमारी LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस करके और ये कारगिल के अंदर घुस गए थे। कारगिल के आसपास के कुछ पॉइंट्स थे उन्होंने कैप्चर कर दिए थे, मुजाहिदीन कहते हैं इनको। और कारगिल के पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद में उस एरिया में हमारी जो आर्मी थी उन्होंने आगे जाके बढ़ के और उन सबको वहाँ से निकाला। हम चाहते तो पाकिस्तान के अंदर भी घुस सकते थे और इससे पहले भी हमने कई बार ऐसा किया भी है। 65 की अगर लड़ाई याद हो तो उसके अंदर हमारी फोर्सेस जो थी वो लाहौर कराची यहाँ तक पहुँच चुकी थी, कराची के लाहौर तक पहुँच चुकी थी। तो फोर्सेस इंडिया की लाहौर तक जा चुकी थी। ये तो डिफेंस के खतरनाक तरीके से ऑफेंसिव वाला मामला हो गया था। लेकिन अब हम लोग थोड़ा डिफेंड वाला मामला करते हैं कि ठीक है थोड़ी देर डिफेंड करके रखो, जब उनको लग जाएगा हाँ नहीं कर सकते वो, तो अपने आप वो वॉर को एक लिमिटेड स्केल पे ले आएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। तो ये डिफेंड कर सकते हो आप। 2 पॉलिसीज। ये तीसरी पॉलिसी कौन सी फॉलो कर सकते हैं? तो देखिए थर्ड पॉलिसी जो है इसके अंदर वो पॉलिसी है कि प्रिवेंट कर दिया या फिर डिफेंड कर दिया, या फिर आप कोशिश करो बैलेंस ऑफ पावर जमाने की। क्या जमाने की? बैलेंस ऑफ पावर। अब आजकल ये वाले कॉन्सेप्ट बड़े चलते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट बिस्मार्क जिसने जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया था, अगर आपको याद हो बिस्मार्क के बारे में, हो सकता है मैंने क्लास में कभी बताया, फिलहाल आपके इसमें 11th के कोर्स में तो नहीं है बट है। बैलेंस ऑफ पावर का मामला कुछ हिसाब से, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब जिस तरीके से आपने तराजू देखा होगा कि उसमें अगर एक समान जो वेट्स अगर हम डाल दे तो एकदम बैलेंस हो जाता है मामला, कुछ वैसा ही बैलेंस ऑफ पावर का मामला है। बैलेंस ऑफ पावर कह सकते हो, या फिर हमारी जो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव तीनों बटे हुए वो एक सिस्टम है सेपरेशन ऑफ पावर का। तो वैसे सेपरेशन ऑफ पावर एंड समथिंग लाइक बैलेंस ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर बैलेंस ऑफ पावर में थोड़ा सा फर्क होता है, बट यहाँ बैलेंस ऑफ पावर का मेरा ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एक साइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और सामने वाली साइड पे आपके रशिया है। रशिया या उस टाइम में USSR था कोल्ड वॉर के टाइम में, तो एक बैलेंस बना हुआ था दोनों के सामने। उसे पता है कि एक ब्लॉक पूरा का पूरा कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट ब्लॉक था, एक ब्लॉक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, तो दोनों इस तरीके से रह रहे थे, इसीलिए वो लोग कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए। बड़ा बैलेंस जैसा मामला बना हुआ था। तो आप इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर का मामला भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे नेबर देश है, उसने कोई ब्लॉक ज्वाइन कर लिया, तो उसी के अपोजिट किसी देश में और कोई ब्लॉक है तो आप उसको ज्वाइन कर लो, ताकि मामला थोड़ा काउंटर होता है। वो देखिए बैलेंस ऑफ पावर को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के कुछ मामले ऐसे हैं कि सबसे पहली चीज बैलेंस ऑफ पावर के अंदर, बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं बात करूं आपके, तो आप पहली बात तो कि किसी भी देश के साथ में बैलेंस ऑफ पावर बनाओगे कौन से देश के साथ में वो भी समझते हैं। मान लो कि कंट्री है, कोई भी एक कंट्री है, वो हमेशा बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करेगी या तो अपने नेबर के साथ में, अपने नेबर देश के साथ में। अब देखिए नेबर कंट्रीज का मामला कुछ इस हिसाब से होता है, कोई भी आपकी नेबरिंग कंट्री है और वो अपनी पावर को ग्रो कर रही है अगर, और आप एकदम निश्चिंत होकर बैठे हैं कि हाँ भले ग्रो करे कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए ये गलत चीज़ है, क्योंकि वो ग्रो हो रहे हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर वो आपको कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे, ये तो तय चीज़ है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे चाइना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेहरू जी ने विश्वास काफ़ी चीन के ऊपर काफ़ी विश्वास जताया था। नेहरू जी का चीन के ऊपर विश्वास जताना, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत बात थी, उस टाइम के सिचुएशंस को देखे करे तो सही भी थी कुछ कई सारी चीज़ें, और कंडीशंस भी उस हिसाब से थी कि नेहरू जी की बात काफ़ी हद तक सही थी। लेकिन अगर हम देखें तो चीन को स्टार्ट में नेहरू जी ने पर्सुएशन टाइप की कोशिश की थी। नेहरू जी की सिस्टर जो थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी UN के अंदर लगी हुई थी, उस टाइम पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थी। उन्होंने भी उस टाइम पे चाइना के परमानेंट सीट की बात करें हम UN के अंदर, तो उन्होंने भी कहा था कि चाइना को ये सीट दे देनी चाहिए परमानेंट वाली। और नेहरू जी ने, हमारे इंडिया में पहला देश था जिसने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्निशन दी थी एज ए कंट्री या स्टेट की रिकॉग्निशन जो देते इंटरनेशनल लेवल पे, वो दी थी।
तो उसमें हमने कोशिश की थी चीन को उसमें भेजा जाए। देखिए कुछ मामला ये था कि आज के लोग ब्लेम करते हैं कि यूएन की परमानेंट सीट के लिए नेहरू जिम्मेदार है, ये वो, मैं इन बातों को थोड़ा कम मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम देखें तो लीग ऑफ नेशंस और यूएन में ज्यादा कोई डिफरेंस था नहीं। जिस तरीके से लीग ऑफ नेशंस फेल हुई थी, यूएन का भी मामला कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा था। तो इतना ऐसा कुछ था नहीं कि हमें नहीं पता था कि आगे जाके इतना कुछ बड़ा मामला होने वाला है इसके लिए। और अमेरिका तो हमें ऑफर यूं ही कर रहा था कि चाइना को काउंटर करने के लिए, बाकी उसका और कोई मोटिव था नहीं। और हमें उस टाइम पे यही लगा कि एक ठीक है उसको ब्लॉक करने के लिए वहां चले जाए, और क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट भी चला रखा था नेहरू ने, तो उसके तहत नेहरू को भी ये लगा कि हमने एक न्यूट्रल मूवमेंट चला रखा है, लेकिन कल को परमानेंट सीट अगर हम वहां लेते हैं तो हमें एक पक्ष पे जाना पड़ेगा, चाहे वो हम ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ जाएं या वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ, जिसके नेहरू सख्त खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि मैं न्यूट्रल लेना चाहता हूँ, इसीलिए उन्होंने सीट को अवॉइड किया था। अब इंटेंशनली उन्होंने ऐसा नहीं किया था। ऐसी फालतू की बातें अगर कोई करता है तो भाई उसको कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहरू जी को कोई ये नहीं था कि इंटेंशनली मैं इंडिया, मेरा भारत पीछे रह जाए, ये हो जाए, ऐसा वो नहीं सोचते थे कुछ भी। उन्होंने हर जगह अच्छी कोशिश की अपने फॉरेन पॉलिसीज को सही तरीके से बढ़ाने की, बट अगर आप थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे तो आपको नए पर्सपेक्टिव भी उसके मिलेंगे। तो अगर कोई भी देश है आपके पास में ग्रो हो रहा है, तो चाइना हमारे आसपास ग्रो हो रहा था, हमारा नेबर था, और हमें लगे कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है, तो ये सोचना एक हिसाब से गलत है इस बढ़ते हुए दौर के अंदर, इस बदलते हुए दौर के अंदर। तो एक तो ये है कि अगर आपका नेबर बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है तो उसके साथ में आप बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करोगे। अब करोगे कैसे वो मैं अभी बताता हूँ। या दूसरा, किसी देश के साथ में अगर आपके छोटे मोटे भी डिफरेंसेस है, उस देश के साथ में आप बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करोगे। या किसी देश के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पहले से, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ चलते रहते हैं, चाइना के साथ चलते रहते हैं, तो उस देश के साथ आप बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करोगे। ये कोशिश की कैसे जाएगी, तो उसके लिए अपने अपने तरीके होते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए जो कोशिश की जा सकती है, वो कोशिश कुछ इस हिसाब से हो सकती है। सबसे पहले आप अपनी मिलिट्री बिल्ड कर सकते हो। सही बात है, अगर इंडिया अपनी मिलिट्री और अपनी वेपनाइजेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है तो क्या दिक्कत है, उसमें कोई इशू नहीं है कि वो इनको काउंटर कर पाएगा। कल को हमारी मिलिट्री और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। साथ साथ में अगर हमारी मिलिट्री वाला मामला कुछ इस तरीके से होता है कि हम वेपनाइजेशन ज्यादा करें, चाहे हम आर्मी के अंदर हमारी जो डिफेंस के अंदर जो नंबर्स है आर सोल्जर्स के, उनको भले रिड्यूस कर दे, लेकिन वेपनाइजेशन बहुत एडवांस लेवल के ऊपर हम ले जाएं, अपनी मिलिट्री को अच्छा खासा बढ़ाएं, तो एक हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए बढ़िया। एग्जांपल के तौर पर न्यूक्लियर देख लो, ये बैलेंस ऑफ पावर का ही तो काम कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास भी है, चाइना के पास में भी है, तो ये मामला एकदम बैलेंस वाला मामला कर रहा है। तो उनको भी पता है कि लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सेम होने वाला है। तो आप मिलिट्री के थ्रू बढ़ा सकते हो इस पॉइंट को। और क्या चीजें हो सकती है, तो देखिए दूसरा पॉइंट इसके साथ साथ में, मिलिट्री के साथ साथ में, वो ये हो सकता है कि आप इकोनॉमिकली बढ़ के आगे ही काम कर सकते हो। जैसे अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमी को आप बहुत अच्छे स्तर पे डेवलप करो ताकि आप इन सबको अच्छे से काउंटर कर पाओ। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके भी आप सामने वाले देश को काउंटर कर सकते हो। दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। तो इकोनॉमी डेवलप कर दो, ये पॉइंट भी सही। इस तरीके से भी आप बैलेंस ऑफ पावर सामने वाले देश के साथ बना सकते हो। तो मिलिट्री ग्रो करके भी बैलेंस बना सकते हो कि अपने नेबर के साथ, डिफरेंसेस जिस देश के साथ या कॉन्फ्लिक्ट है किसी देश के साथ। इकोनॉमी को डेवलप करके, एग्जांपल के तौर पे इजराइल को अगर हम देख ले तो नेबर्स के साथ में डिफरेंसेस भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है बहुत सारे देशों के साथ में। इजराइल ने अपनी मिलिट्री को इतना वेपनाइज कर दिया, आयरन डोम बनाने से लेके वो आपके ड्रोन्स जो होते हैं वो बनाने से लेके, तो इतने एडवांस लेवल पे अपनी मिलिट्री को लेके गए हैं। अब मिलिट्री को एडवांस लेके जाने के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को साथ साथ बढ़ाए, और इकोनॉमी को साथ में बढ़ाया। मिलिट्री कैसे एडवांस हुई, तो देखिए टेक्नोलॉजी से। आप अपनी टेक्नोलॉजी को इतने एडवांस स्तर पर लेकर जाओ कि फिर कोई देश आपको क्या काउंटर कर पाए। तो इजराइल इतना सा देश है, बट स्टिल मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का मामला देखें तो आसपास के देश उसके सामने पानी भरते हैं। तो ये ही चीजें, मिलिट्री, अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा के उसने इन सब के साथ में बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश की। तो दिस बैलेंस ऑफ पावर इज ऑल्सो अ पॉइंट or a policy followed in the external arena or in the external policy, external security policy। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बैलेंस ऑफ पावर भी आप बना सकते हो। तो एक मामला प्रिवेंट कर सकते हो, एक डिफेंड कर सकते हो, एक बैलेंस ऑफ पावर आप बना सकते हो। और चौथा मामला क्या हो सकता है, देखिए चौथा मामला कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अलायंस बिल्डिंग का काम कर सकते हो। ये बड़ा ठीक मामला अलायंस बिल्डिंग वाला। एग्जाम्पल के तौर पे अलायंस बिल्डिंग, ये होती क्या अलायंस बिल्डिंग, इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले। यहां मेरा अलायंस बिल्डिंग से ये मतलब है कि आप किसी भी देश के साथ में अच्छे संबंध रख के, फ्रेंडली रिलेशंस रख के अपने एक बढ़िया सी गठबंधन बना सकते हो, कोएलिशन बना सकते हो।
अलायंस का दूसरा नाम है कोएलिशन। इंटरनेशनल रिलेशन में अलायंस और कोएलिशन की एक ही बात है, लेकिन इनमें थोड़े से फर्क भी होते हैं। सरकारों का जब बात करें, जब सरकारें बनती है ना एक लोकतंत्र के अंदर, बहुत जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, गवर्नमेंट्स बनती है, तब उसमें थोड़े डिफरेंस आ जाते हैं। डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं कि इलेक्शन से पहले जो वो लोग बनाते हैं वो एक अलायंस होती है पूरी की पूरी, और इलेक्शन जैसे होते हैं उसके बाद में जब वो पार्टीज पावर में आती है सारी की सारी मिलके, तो उसे कहते हैं कोएलिशन। तो अलायंस और कोएलिशन के फर्क, इलेक्शन से पहले वो अलायंस है, इलेक्शन के बाद में वो कोएलिशन है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल कंसेप्ट में अगर हम देखें तो अलायंस और कोएलिशन एक बात है, यानी कि एक ऐसे समूह के साथ आप जुड़ जाते हो, एक ऐसे देश के साथ में, कुछ स्टेट्स के साथ में आप एक बढ़िया सा अपना ग्रुप बना लेते हो जिससे आप सामने वाले देश को काउंटर कर सको। अलायंस बिल्डिंग का मामला हो सकता है, विश्वास बढ़ाना एक दूसरे के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे अगर हम नेटो को देखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जितने जितने देश जुड़े हुए उन्होंने अपनी एक अलायंस बनाई हुई है। किसके खिलाफ बनाई हुई थी? तो हमें पता है यूएसएसआर के वॉर्सो पैक्ट था, उसके खिलाफ थी, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए थी, तो एक अलायंस बना ली खुद की। दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं तो हम लोगों ने ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। अब वो अलायंस बिल्डिंग भले मिलिट्री थ्रेट के लिए नहीं है, लेकिन एक हिसाब से देखें इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, इन कई सारी चीज़ों के लिए है। तो एक अलायंस बना ली कई सारे देशों ने मिलकर, तो एक कोएलिशन बना के स्टेट्स का आपस में आप अलायंस बिल्डिंग कर सकते हो। अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से कोएलिशन बनेगी, याद रखना। जैसे क्वाड हो गया, अभी क्वाड की बात मैं करूँ, आपके क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हैं, उसमें आपके इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, फिर आपके इसमें जापान है, ये चारों देश मिलकर इसको क्वाड बोलते हैं। तो ये क्वाड वाला मामला जो है एक हिसाब से देखा जाए तो चाइना को काउंटर करने के लिए है। क्वाड का कॉन्सेप्ट पहले से 2017 के आसपास से चल ही रहा था कि 4 देश हैं, क्वाड एक बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं बेसिकली, दे आर मेकिंग अ क्वाड्रिलेटरल, जिससे कि आपस में ये लोग इस तरीके से कनेक्ट हो और ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। तो ये हमने एक अलायंस बिल्डिंग का काम किया, क्वाड में हम उसके मेंबर हैं, तो क्वाड के मेंबर भी हैं हम। फिलहाल रशिया से भी हमारी डीलिंग चलती रहती है। इस तरीके से इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़ा तरीके से टिल्ट किया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अलायंस बिल्डिंग करके भी हम अपने आपको इस एक्सटर्नल थ्रेट से बचा सकते हैं। जैसे कि कल को चाइना को पता लगे कि भाई क्वाड में जुड़ा हुआ है इंडिया, दूसरी चीज़ ये कि यूएसए के साथ में उसके टाइज भी अच्छे हैं, तो कल को चीन को ये भी लगे कि मैं अगर कोई थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो क्या पता यूएसए इसके डिफेंस में उतर जाए। तो कहीं ना कहीं आप मामले को आप बैलेंस करने की बात कर रहे हो, तो अलायंस बिल्डिंग के थ्रू ये मामला बैलेंस हो सकता है। याद रखना, अलायंस बिल्डिंग का मामला बैलेंस होगा और लोग अलायंस वहीं बनाएंगे जहां आपके नेशनल इंटरेस्ट चल रहे हो, यानी आपकी खुद के राष्ट्रीय हित साथ में चल रहे हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे टॉप पे होता है, और द फेमस कोटेशन है, इन द इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज नो फ्रेंड, देयर इज नो एनिमी, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्ट ही परमानेंट होते हैं जिसके तहत आप अपने अलायंस बिल्डिंग का काम करते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो 1980s में अमेरिका की सरकार ने जो है मुजाहिदीनों को सपोर्ट किया था। ये मुजाहिदीन मतलब अलकायदा का जो ग्रुप था उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि वहां पे उन लोगों को जो यूएसएसआर की सोवियत कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको गिराना था। ये यूएसए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराने के लिए मुजाहिदीनों का सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे, तो ये उसके नेशनल इंटरेस्ट में था। उस आइडियोलॉजी को काउंटर करना उसके नेशनल इंटरेस्ट में था। यूएसएसआर की जो बैक्ड गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर, उसको तोड़ने के लिए इसने काउंटर करने के लिए किया था। लेकिन इसका नेशनल इंटरेस्ट खत्म होता है, उसके बाद में इसी अलकायदा के लीडर जो उसामा बिन लादेन, तो उसको मारने के लिए अमेरिका निकल गया। ये मामला कब हुआ? 26/11 के बाद हुआ। पहले उनको बढ़ाया यूएस नहीं, बढ़ाया चढ़ाया सारी चीजें दी करी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, टेररिस्ट का पूरे ग्रुप बन गया, अपने नेशनल इंटरेस्ट छूट गए। फिर उसी यूएसए के ऊपर जब उन्होंने हमले किए, अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया था, 9/11 आपको पता ही है पूरा का पूरा मामला, वो 2001 की बात जो है, वो जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया, लादेन को ढूंढने निकल गए, क्योंकि अब इनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो गया था मामला। तो अलायंस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी बड़ा नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है उसी के साथ में आप एक अलायंस बिल्डिंग का काम करोगे। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है जिसके तहत आप अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की पॉलिसी बना सकते हो। तो हमने ये देख लिया सिक्योरिटी है क्या, उसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, कोर वैल्यूज को जो नुकसान पहुंचाए। फिर सिक्योरिटी के नोशंस कौन से होते हैं, तो 2 ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में कौन से हैं, तो एक्सटर्नल और इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या क्या मामला था, तो एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या क्या थे वो देखें, एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या थ्रेट्स हमने मिलने वाले थे वो देखें, एक्सटर्नल थ्रेट्स के रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं वो देखा, और एक्सटर्नल थ्रेट्स को आप किन किन वेज में काउंटर कर सकते हो। तो प्रिवेंट करके काउंटर कर सकते हो, डिफेंड करके, बैलेंस ऑफ पावर का मामला करके, अलायंस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट करके भी आप उसको काउंटर कर सकते हो। इस तरीके से सिचुएशंस हो सकती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना मेरा। और यहाँ पे मैंने यूएसए का भी एक एग्जांपल आपको दिया था, इसको भी याद रखना। ऐसे कई सारे एग्जांपल इंडिया के भी है,
जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट वेराई करता है हम उसके साथ अपनी अलायंस बिल्डिंग बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। रशिया यूक्रेन का वॉर ले लो, इंडिया को बार बार कहा जा रहा है कि यूक्रेन वॉर को आप फंडिंग कर रहे हो, ये वो लोग कहते रहेंगे, लेकिन हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी देखनी है उसके साथ साथ में। तो इस तरीके से कुछ मामला चलता है। तो यहाँ ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी का मामला खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा नॉन ट्रेडिशनल इंटरनल सिक्योरिटी वाला मामला भी इसका बाकी पड़ा ट्रेडिशनल का, तो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। और अभी हम लोग इस एक्सटर्नल सिक्योरिटी को इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को थोड़ी सी प्रेफरेंस कम है, लेकिन फिलहाल जो टाइम है उसमें उस इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देने का थोड़ा ज़्यादा मामला हो जाता है। तो इसके बाद में अपन समझते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला क्या है, फिर साथ साथ में ये भी समझते हैं कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी को ज़्यादा एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है। उसके बाद में हम आएंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जो नोशंस है उसके ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।